जमीन के नीचे दबे हुए 14 कंकाल, सभी के पैर पूर्व दिशा में और सिर पश्चिम दिशा में। और अगर उन हड्डियों को थोड़ा और करीब से देखा जाए ना, तो कुछ कंकालों की पसलियों में और सिर के हिस्से में पत्थर के छोटे छोटे नुकीले तीर गहरे धसे हुए मिलेंगे। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये किसी आधुनिक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का कोई मर्डर मिस्ट्री सीन नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का लगभग 10,000 साल पुराना एक खौफनाक और बेहद प्रामाणिक सच है। एकदम सही कहा। तो द डीप डाइव के आज के इस विश्लेषण में हमारा मिशन कुछ ऐसा ही है। हम उत्तर प्रदेश के इतिहास की उन गहरी, खामोश और रहस्यमयी जड़ों तक पहुंचने वाले हैं जहां राजाओं, साम्राज्यों या सभ्यताओं का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये वो समय है जिसके बारे में कोई भी लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं है। मतलब कोई डायरी नहीं, कोई ताम्रपत्र नहीं, कोई शिलालेख नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ने के लिए। बिल्कुल कुछ नहीं। देखिए, अध्ययन के नजरिए से हम इतिहास को 3 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। एक तो है ऐतिहासिक काल, जो 600 ईसा पूर्व से शुरू होकर आज तक आता है, जहां हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, वो तो हम सब इतिहास की किताबों में पढ़ते ही हैं। सही कहा। उससे पहले आता है आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ लिपियां तो मौजूद है, लेकिन हम उन्हें आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, लेकिन आज तो हम इन सबसे भी बहुत पीछे जाने वाले हैं ना? एग्जैक्टली। आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रागैतिहासिक काल पर रहेगा। ये वो दौर है जहां इंसानी कहानी को समझने का एकमात्र स्रोत केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं। मतलब जमीन के नीचे दबे हुए पत्थर और हड्डियां? हाँ, पत्थर, जानवरों की हड्डियां, राख और कब्रें, बस यही हमारे सुराग हैं। अगर हम पूरे मानव इतिहास को एक 24 घंटे की घड़ी मान लेना, तो जो इतिहास हम किताबों में पढ़ते हैं, जैसे मुगल, मौर्य या गुप्त साम्राज्य, वो इस घड़ी के आखिरी के कुछ सेकंड भर हैं। बहुत ही सटीक उपमा है ये। और आज हम उन शुरुआती 23 घंटों की बात कर रहे हैं। और चूंकि हमारे पास उस समय का कोई गवाह नहीं है, तो हमें उस समय के इंसानों के छोड़े गए औजारों और कंकालों से ही पूरी कहानी समझनी होगी। और इस कहानी की शुरुआत होती है पुरा पाषाण काल से। स्रोतों के मुताबिक ये समय 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व के शुरुआती हिस्से तक फैला हुआ था। तो मतलब ये बहुत ही लंबा दौर था। बहुत लंबा। कहा जाता है कि इस दौर का मानव पूरी तरह से शिकारी था। उसे कृषि का कोई ज्ञान नहीं था, वो एक जगह नहीं टिकता था और बहुत बड़े बेडौल पत्थरों से शिकार करता था। शायद इसीलिए अक्सर इस काल के मानव को इतिहास में असभ्य और बर्बर का ठप्पा दे दिया जाता है। हाँ, असभ्य एवं बर्बर की संज्ञा दी जाती है, लेकिन उस समय की परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थीं। उत्तर प्रदेश का जो परिदृश्य आज दिखता है, लहलहाते खेत और घनी आबादी, लाखों साल पहले ये बिल्कुल अलग था। तो उस समय इंसान रहता कहाँ था? उस समय का इंसान मुख्य रूप से नदियों और घाटियों के आसपास अपना जीवन बिताता था, क्योंकि वहीं पीने का पानी और शिकार दोनों आसानी से मिल जाते थे। लॉजिकल है। इसके बहुत ही ठोस पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्रयागराज की बेलन घाटी में मिलते हैं। प्रयागराज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के नेतृत्व में जब इस इलाके में उत्खनन किया गया, तो जमीन की गहरी परतों से इंसानी बसाव के कई सुराग मिलने शुरू हुए। यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक चीज समझना चाहूंगा। जी बिल्कुल, पूछिए। जब हम कहते हैं कि जमीन की परतों से सुराग मिले, तो हमें ये कैसे पता चलता है कि कौन सा पत्थर 5 लाख साल पुराना है और कौन सा 10,000 साल पुराना? मतलब पत्थर तो पत्थर है, उस पर कोई एक्सपायरी डेट तो लिखी नहीं होती। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, इसे पुरातत्व विज्ञान में स्ट्रैटिग्राफी या स्तर विज्ञान कहते हैं। अच्छा, स्ट्रैटिग्राफी। हाँ, होता यह है कि जमीन की परतें एक के ऊपर एक जमा होती जाती हैं समय के साथ, तो जो परत जितनी गहराई में मिलेगी वो उतनी ही पुरानी होगी। ये तो हो गया पहला तरीका। समझ गया। इसके अलावा उन पत्थरों के आसपास जो जैविक साक्ष्य मिलते हैं, जैसे किसी जानवर की जली हुई हड्डी मिल गई या लकड़ी का कोयला मिल गया, उनकी कार्बन डेटिंग की जाती है। इससे सटीक समय का पता चल जाता है। क्या बात है। और बेलन घाटी के अलावा भी यूपी में कहीं ऐसे साक्ष्य मिले हैं? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी हिस्से में, यानी सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र और चंदौली के चकिया क्षेत्र से भी ऐसे ही साक्ष्य मिले हैं। सोनभद्र का इलाका तो आज भी विंध्य पर्वतमाला और जंगलों से घिरा हुआ है। एग्जैक्टली। तो सोचिए उस समय शिकारियों के लिए वो कितनी आदर्श जगह रही होगी। लेकिन इन सब में बेलन घाटी के उत्खनन की जो एक खोज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी,
वो उस बर्बर और असभ्य वाले ठप्पे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। आप मातृ देवी की मूर्ति की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। स्रोतों में जिक्र है कि लोहदा नाले के समीप एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है, यानी हड्डी को तराश कर बनाई गई एक देवी की मूर्ति। जी हाँ। अगर मैं इसे आज के नजरिए से देखूं तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। मैं सोच रहा था कि अगर एक इंसान का पूरा दिन सिर्फ इस जद्दोजहद में गुजर रहा है कि आज खाने को मांस मिलेगा या नहीं, या कोई जंगली जानवर उसे ही अपना शिकार ना बना ले, तो उसके पास मूर्ति बनाने का समय कहाँ से आया? बिल्कुल, ऐसे सर्वाइवल मूड में उसके पास एक सूखी हड्डी को तराशने की फुर्सत कहाँ से आई? और हड्डी को बिना किसी धातु के औजार के सिर्फ पत्थर से तराशना कोई मामूली काम तो है नहीं। तो क्या ये कला और आस्था की पहली चिंगारी नहीं है? ये बहुत ही गहरी बात है। असल में ये इंसानी संज्ञानात्मक विकास, यानी जिसे हम कॉग्निटिव इवोल्यूशन कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। कॉग्निटिव इवोल्यूशन। हाँ, जब हम उस शुरुआती मानव को बर्बर कहते हैं ना, तो हम अक्सर उसके दिमागी विकास को कमतर आंक लेते हैं। एक हड्डी को किसी पत्थर से घिस कर एक आकार देना, ये महज खाली समय बिताने का तरीका नहीं था। तो फिर क्या था ये? ये प्रतीकात्मक सोच या सिंबॉलिक थिंकिंग की शुरुआत थी। प्रतीकात्मक सोच मतलब वे अपने आसपास की दुनिया में कोई गहरा अर्थ ढूंढने लगे थे। बिल्कुल, ये इस बात का सीधा संकेत है कि वे सिर्फ सर्वाइवल की चिंता में नहीं जी रहे थे। हो सकता है कि उन्होंने प्रकृति की उस शक्ति को महसूस किया हो जो जीवन देती है, जो जन्म देने की प्रक्रिया है। एग्जैक्टली। उस जन्म देने की प्रक्रिया को उन्होंने एक मातृ शक्ति या देवी के रूप में देखना शुरू कर दिया हो। बुनियादी जीवन के कड़े संघर्ष के बीच एक सूखी हड्डी में किसी आस्था का रूप देखना इस बात का प्रमाण है कि इंसान का दिमाग अब सिर्फ भूख और डर से आगे बढ़ चुका था, और वो कल्पना और कला के स्तर पर काम करने लगा था। ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास शायद पहनने को ढंग के कपड़े भी नहीं थे, वो एक कलाकार और विचालक बन रहा था। और जैसे जैसे उसकी सोच विकसित हुई, उसका असर सिर्फ मूर्तियों पर ही नहीं पड़ा। हाँ, वो रोजमर्रा की जिंदगी और औजारों पर भी दिखने लगा। और यहीं से कहानी एक नई करवट लेती है और हम मध्य पाषाण काल में कदम रखते हैं, जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के आसपास का समय है। स्रोतों के अनुसार यहाँ आकर औजार अचानक से बहुत छोटे और प्रभावी हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन बड़े और भारी पत्थरों की जगह इन छोटे औजारों ने ले ली? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज उस समय भी? हाँ, देखिए, पुरापाषाण काल का जो अधिकतर हिस्सा था वो हिमयोग या आइस एज में बीता, लेकिन मध्यपाषाण काल आते आते पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा था। बर्फ पिघलने लगी होगी। बर्फ पिघलने लगी, नए नए जंगल उगने लगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि बड़े और सुस्त जानवरों की जगह अब तेज भागने वाले छोटे जानवरों ने ले ली। अच्छा, जैसे हिरण या खरगोश वगैरह। बिल्कुल। अब जरा सोचिए, अगर आप एक तेज भागते हिरन को 10 किलो का भारी पत्थर फेंककर मारना चाहेंगे, तो क्या आप कभी सफल हो पाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। वो तो पत्थर फेंकने से पहले ही भाग जाएगा। एग्जैक्टली। इसलिए इंसान को अपनी रणनीति बदलनी पड़े। यानी मजबूरी ने आविष्कार को जन्म दिया। बिल्कुल। इसे अगर एक उपमा से समझें तो ये ऐसा नहीं है कि इंसान ने सिर्फ पत्थर का आकार छोटा कर दिया हो। ये ऐसा है जैसे भारी भरकम पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर से सीधे आज के स्लीक और तेज स्मार्टफोन पर आ जाना। अरे वाह, क्या तुलना की है, बहुत ही सटीक है ना। छोटे और पैने पत्थरों को, जिन्हें पुरातत्व में माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है, अब लकड़ियों या हड्डियों के डंडों में फंसाकर तीर या भाले बनाए जाने लगे, या संयुक्त औजार कहते हैं। वे लोग पेड़ की गोंद या जानवरों की नसों का इस्तेमाल करके उन छोटे ब्लेड्स को लकड़ी में बांधते थे, जिससे दूर से ही सटीक निशाना लगाना मुमकिन हो गया होगा। बिल्कुल। और शिकार करने की इस नई तकनीक ने इंसान को थोड़ा खाली समय भी दिया। अब वे केवल बड़े शिकार पर निर्भर नहीं थे। स्रोतों से पता चलता है कि उन्होंने जंगलों से शहद इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। डाइट में मीठा भी आ गया। हाँ, और सबसे बड़ी बात, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकने वाला इंसान अब अस्थायी रूप से ही सही, लेकिन झोपड़ियों का निर्माण करने लगा था। झोपड़ियां मतलब अब वे हर शाम अपना ठिकाना नहीं बदल रहे थे। नहीं, अब वे थोड़ा टिक कर रहने लगे थे। और जब आप एक जगह टिक कर रहना शुरू करते हैं तो आपकी जरूरतें बदल जाती हैं। इसी दौर में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, पशुपालन की शुरुआत, जो कि मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल।
और सौतों में स्पष्ट लिखा है कि इंसान का सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता बना। अब मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि जंगल में तो गाय, बकरी, घोड़े जैसे बहुत से जानवर थे जो दूध दे सकते थे या सवारी के काम आ सकते थे, तो कुत्ते को ही सबसे पहले क्यों चुना गया? ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। क्या इसका सीधा संबंध उन नई बनी झोपड़ियों की सुरक्षा से था? कह सकते हैं, लेकिन इस साझेदारी की शुरुआत बहुत ही व्यवहारिक और परस्पर फायदे की बुनियाद पर हुई थी। मतलब दोनों का फायदा था इसमें? हाँ, जब इंसानों ने झोपड़ियां बनानी शुरू की और वे एक जगह रुककर अपना शिकार पकाने लगे, तो उस भुने हुए मांस के महक ने जंगली भेड़ियों को बस्तियों के करीब आकर्षित किया। भोजन की तलाश में। जी, और जो भेड़िए कम आक्रामक थे, वो इंसानों के फेंके हुए शिकार के बचे-खुचे अवशेषों पर पलने लगे। धीरे-धीरे इंसान ने ये महसूस किया कि इन जानवरों के सूंघने और सुनने की क्षमता उनसे कई गुना ज्यादा है। अरे, ये तो एक तरह का प्राचीन अलार्म सिस्टम बन गया। बिल्कुल वही। रात के अंधेरे में अगर कोई खूंखार जानवर झोपड़ियों की तरफ आ रहा है, तो कुत्ते पहले ही भौंककर पूरे कबीले को सतर्क कर देते थे। और शायद शिकार में भी मदद करते होंगे। हाँ, छोटे औजारों से शिकार करते समय कुत्ते बहुत बड़े सहायक सिद्ध हुए। वे घायल जानवर का पीछा करके उसे घेर सकते थे। तो ये वाकई एक दो तरफा फायदा था। कुत्तों को बिना ज्यादा मेहनत किए बचा हुआ भोजन मिल जाता था और इंसानों को एक वफादार रक्षक और एक बेहतरीन शिकारी साथी। एकदम सही। मानव और जानवर का ये पहला गठबंधन था, जिसने आगे चलकर पूरे मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो अब हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प और लगभग सेटल्ड तस्वीर उभर रही है। शिकारियों का एक समूह अब झोपड़ियों में रहने लगा है। उनके पास तेज और सटीक छोटे औजार हैं, खाने में शहद और मांस जैसी विविधता आ गई है और पहरेदारी के लिए कुत्ते उनके साथ हैं। एक अच्छी खासी बस्ती बन गई है। हाँ, कहानी यहाँ तक बहुत शांतिपूर्ण और विकासवादी लगती है। लेकिन जब इंसान एक जगह बसता है, जब उसके पास अपना एक ठिकाना होता है, तो एक नई अवधारणा जन्म लेती है, इलाके या टेरिटरी की अवधारणा। और इलाके के साथ क्या आता है, ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल। आज के समय में भी हम देखते हैं कि जहां इलाके और जमीन की बात आती है, वहां विवाद और संघर्ष होते हैं। क्या इस प्रागैतिहासिक इंसान के साथ भी ऐसा ही हुआ था? देखिए, ये मानव स्वभाव का एक ऐसा पहलू है जो आज तक नहीं बदला है और इसके साक्ष्य हमें प्रतापगढ़ जिले में मिलते हैं। प्रोफेसर जी.आर. शर्मा द्वारा उत्खनित दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं, सराय नाहर राय और महादहा। सराय नाहर राय। हाँ, मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य सराय नाहर राय में ही पाए गए हैं। यहाँ उत्खनन के दौरान झोपड़ी का अस्थायी फर्श मिला है और साथ ही 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। गर्त चूल्हे? मतलब जमीन के अंदर गड्ढा करके बनाए गए चूल्हे? एग्जैक्टली। गर्त यानी गड्ढा। जमीन के नीचे चूल्हा बनाने से तेज हवा में आग बुझने से बच जाती थी और मांस पकाने के साथ साथ रात में बस्ती को गर्म भी रखा जा सकता था। काफी स्मार्ट तकनीक थी। लेकिन सराय नाहर राय में जो सबसे चौंकाने वाली खोज हुई, जिसका जिक्र मैंने इस चर्चा की बिल्कुल शुरुआत में भी किया था, वो कुछ और ही थी। आप उन कंकालों की बात कर रहे हैं? हाँ, वहां युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। सोचिए, हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब इंसान ने बस झोपड़ियां बनानी ही सीखी थी और वे आपस में युद्ध करने लगे थे। ये वाकई हैरान करता है। लेकिन ये सवाल उठाना भी तो लाजमी है कि पुरातत्वविदों को ये कैसे पता चला कि ये युद्ध ही था? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लोग किसी जंगली जानवर के हमले में मारे गए हों? इसका बहुत ही ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उन कंकालों की हड्डियों के भीतर छिपा था। अच्छा, कैसे? माइक्रोलिथ यानी पत्थर के वो छोटे और नुकीले तीर सिर्फ उन शवों के आसपास नहीं पड़े थे। तो कहाँ थे? वे उनकी पसलियों, खोपड़ी और हड्डियों के अंदर गहरे धंसे हुए थे। बाप रे। और कोई भी जानवर का हमला ऐसा सुराग नहीं छोड़ता। ये एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान पर चलाए गए हथियारों का बहुत ही स्पष्ट भौतिक प्रमाण है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आपके पास एक सुरक्षित झोपड़ी है, जलता हुआ चूल्हा है और आसपास अच्छा शिकार मौजूद है, तो वो जगह अनमोल हो जाती है। बिल्कुल। संसाधन सीमित थे और उन्हें बचाना जरूरी था। और ये किसी बड़े साम्राज्य के विस्तार का युद्ध नहीं था। ये शायद कुछ मील की जमीन, थोड़े से भोजन और अपने वजूद को बचाने की लड़ाई थी। संसाधनों के लिए कबीलों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो चुका था। हाँ, ये दिखाता है कि जैसे जैसे समाज थोड़ा भी जटिल होता है, संसाधनों पर नियंत्रण की होड़ हिंसक रूप ले लेती है।
और जहां युद्ध होगा, जहां हिंसा होगी, वहां मृत्यु भी होगी। बिल्कुल। और सराय नाहर राय में हमें मौत और उसके बाद के रिवाजों के बहुत ही व्यवस्थित साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से 14 शवाधान यानी कब्रें मिली हैं। हाँ, जो मैंने शुरू में बताया था। जी। और सबसे खास बात यह है कि इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के पैर पूर्व दिशा में और सिर पश्चिम दिशा में रखे गए थे। 14 के 14 शव एक ही दिशा में, ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, ये एक सोचा समझा पैटर्न है। इसका मतलब है कि उनके पास मृत्यु को लेकर एक स्पष्ट नियम बन चुका था। जब हम मातृदेवी की मूर्ति की बात कर रहे थे तो हमने प्रतीकात्मक सोच का जिक्र किया था। जी हाँ, सिंबॉलिक थिंकिंग। तो क्या सिर को पश्चिम में और पैरों को पूर्व में रखना भी उसी प्रतीकात्मक सोच का विस्तार है? शायद ये सूरज के उगने और डूबने से जुड़ा हो। सूरज पूर्व से उगता है, जो शायद उनके लिए जीवन का प्रतीक था, और पश्चिम में डूबता है, जो शायद मृत्यु का प्रतीक बन गया हो। ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। मतलब समाज ने अब ये सोचना शुरू कर दिया था कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है, या कोई ऐसा नियम है जिसका पालन मरने वाले के लिए जरूरी है। ये मृत्यु के बाद के जीवन या किसी पारलौकिक सत्ता में विश्वास का बहुत ही शुरुआती लेकिन बहुत पुख्ता प्रमाण है। और ये परंपरा कितनी गहरी, कितनी जटिल और शायद कितनी कठोर हो सकती है, इसके और भी रहस्यमयी साक्ष्य हमें प्रतापगढ़ के ही दूसरे स्थल महादाहा में मिलते हैं। महादाहा, वहां क्या मिला था? महादाहा से उत्खनन में हड्डियों से बने बाणाग्र और हड्डियों के आभूषण बहुत प्रचुर मात्रा में मिले हैं। आभूषण? जी। यानी अब वे सजने संवरने भी लगे थे। हाँ, आभूषण पहनना अपने आप में ये दर्शाता है कि अब इंसान अपनी पहचान और सामाजिक दर्जे को लेकर सचेत हो रहा था। लेकिन महादाहा जिस चीज के लिए पुरातत्व जगत में सबसे ज्यादा चर्चित है, वो है वहां की युगल समाधियां। युगल समाधियां यानी एक ही कब्र में दो लोगों को एक साथ दफनाया जाना। जी, और साक्ष्य ये स्पष्ट करते हैं कि इन कब्रों में एक स्त्री और एक पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। बिल्कुल। सराय नाहर राय की तरह महादाहा में भी अंत्येष्टि के स्पष्ट नियम दिखाई देते हैं। लेकिन एक स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का ये जो साक्ष्य है, ये समाज की एक बिल्कुल नई और थोड़ी अजीब तस्वीर पेश करता है। ये किसी अस्थायी बस्ती का कोई साधारण नियम नहीं लगता, बल्कि ये किसी गहरी सामाजिक या धार्मिक प्रथा की ओर इशारा करता है। अगर हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़े ना, तो उत्तर प्रदेश के उस शुरुआती इंसान की पूरी यात्रा हमारे सामने एकदम सजीव हो जाती है। एक बहुत ही स्पष्ट चित्र उभर कर आता है। हाँ, एक ऐसा इंसान जो पहले भारी पत्थरों के साथ जानवरों के पीछे भागता था, फिर वो एक जगह रुकता है, आग जलाना सीखता है, खूंखार भेड़ियों को अपना वफादार साथी बनाता है, कलाकृतियां और आभूषण गढ़ता है, और अपने इलाके के लिए अपने ही जैसे दूसरे इंसानों का खून बहाता है। ये पूरी यात्रा हमें ये समझाती है कि जिसे हम सिर्फ प्रागैतिहासिक कहकर अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, असल में वो इंसानी समाज, मनोविज्ञान और हमारी प्रवृत्तियों की सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला थी। बिल्कुल सही कहा। हमारे रिश्ते, हमारे युद्ध, हमारी कला और मृत्यु को लेकर जो हमारा डर है, इन सब की नींव उसी अनाम और बिना लिखे वाले दौर में रखी जा रही थी। वाकई इन बिना लिखे पन्नों ने हमें आज जो पढ़कर सुनाया है, वो इतिहास की किसी भी किताब से ज्यादा रोमांचक है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जो दिमाग से निकल नहीं रहा है। मैं चाहता हूं कि हर कोई वापस महादाहा की उन युगल समाधियों पर एक पल के लिए विचार करे। वो एक स्त्री और एक पुरुष का साथ दफनाया जाना। हाँ, सोचिए, एक ही कब्र और उसमें एक स्त्री और एक पुरुष एक साथ दफन है। आखिर ऐसा क्यों किया गया होगा? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या ये महज एक दुखद इत्तेफाक था, कि शायद किसी अचानक आई बीमारी में या सराय नाहर राय की तरह किसी बाहरी कबीले के खूनी हमले में उन दोनों की जान एक साथ चली गई और इसलिए कबीले वालों ने उन्हें एक ही गड्ढे में दफना दिया? ये एक संभावना हो सकती है। लेकिन या फिर ये उस पनपते हुए समाज के किसी बहुत ही गहरे, जटिल और शायद खौफनाक नियम की तरफ इशारा करता है? क्या उस समाज में जहां सूर्य के दिशाओं के आधार पर दफनाने के कड़े नियम बन चुके थे, ये नियम भी बन चुका था कि अगर एक साथी की मृत्यु होती है तो दूसरे को भी उसके साथ मृत्यु के उस पार के सफर पर जाना ही होगा? मतलब एक तरह का बलिदान? बिल्कुल। क्या ये हजारों साल बाद आने वाली किसी क्रूर प्रथा का शुरुआती रूप था,
ये खामोश हड्डियां आज भी उस राज को अपने अंदर गहराई में दबाए हुए हैं। ये तो सच में सोचने पे मजबूर कर देने वाला सवाल है। है ना? तो इसी रहस्यमयी और थोड़े सिहरन पैदा करने वाले सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अगली बार जब भी कोई अपने आसपास किसी पालतू कुत्ते को देखे या जमीन के किसी टुकड़े के लिए होने वाले विवाद के बारे में सुने, तो ये जरूर सोचेगा कि इसकी कहानी बेलन घाटी और महादहा की उन पुरानी परतों में कितनी गहराई तक दबी हुई है।